क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है। समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, क्या ये सही है? तो हाँ भाई, समताप मंडल को हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस पाई जाती है क्या? बिल्कुल, ठीक है ना, यहाँ पे ओजोन गैस पाई जाती है। अगला है, बादलों का निर्माण मध्य मंडल में होता है। मध्य मंडल का मतलब मीजोस्फीयर। तो बादलों का निर्माण मध्य मंडल में नहीं होता है। बादल कहां बनते हैं? ट्रोपोस्फीयर में, यानी कि क्षोभ मंडल में बनते हैं। सबसे जो निचला स्तर है उसमें बनते हैं। नेक्स्ट देखो पॉइंट, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सतही स्तर होता है, क्या सही है? तो भाई सही है। सबसे नीचे वाला स्तर होता है वो क्या होता है? ट्रोपोस्फीयर। इसी को क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वायुमंडल में आर्गन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड से कम होती है। ये तो गलत है। सबसे ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन। फिर क्या होता है? ऑक्सीजन। इसके बाद क्या होता है? आर्गन। इसके बाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, न कि आर्गन की मात्रा। तो ये चौथा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बताओ इसमें आंसर बताओ जरा, आंसर बताओ और कमेंट करते रहो। कमेंट अगर नहीं किया तो फिर मैं समझूंगा कि आपको सवाल नहीं आ रहा है। ठीक है, कमेंट करो। तो क्या सही हो जाएगा बताओ इसमें? पहला और तीसरा कहां पर है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पहले का क्या हो जाएगा? डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला है, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है। तो उर्वरकों में कौन से पोषक पाए जाते हैं ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है उसी में कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन, फास्फोरस। अरे भाई, जो यूरिया ये यूज किया जाता है एनपीके, यही तो होता है ना? तो क्या एन का मतलब नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, के से क्या होता है? पोटास। तो यही तो है। तो देखो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस किस ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है? ए ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है ना? तो क्या सही हो जाएगा इसका? ए सही हो जाएगा, 2 का ए। भाई देखो और कौन है? चंदन। हेलो चंदन। ठीक है, आप लोग बराबर जुड़े रहिए और कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कि आप लोग जुड़े हुए हैं। चलो नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, भूमि के असावधानी पूर्वक उपयोग से कौन कौन सी गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं? मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण। कौन सी समस्या पैदा होती है? भाई दोनों समस्या पैदा होती है ना। यानी कि आपका सॉइल इरोजन भी होता है और डिजर्टिफिकेशन भी होता है। ये सारा होता है। तो कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इन्वायरमेंट के ऐसे ही क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे जिसे आपको लगाना होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, जरा बताओ। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में या 1986? 1986 कौन से सन में ये लागू किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1986 को ये लागू किया गया था, वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है ना? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? ये आया था 26 जनवरी 1986 को आया था। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट सॉरी, ये आपका गलत हो गया। ये 25 अक्टूबर 1980 को है। ठीक है ना? यहां पे ये जो आया था ये ये दूसरा कोई एक्ट था। ठीक, वन संरक्षण अधिनियम जो था ये आपका 25 अक्टूबर 1980 को आया था। ठीक है, ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक, वन संरक्षण अधिनियम याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम द्वारा जंगली जंतुओं के शिकार तथा उनसे निर्मित वस्तुओं के व्यापार को निषिद्ध किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या उपरोक्त सभी? तो किसके द्वारा किया गया? तो ये वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है इसके द्वारा जंगली जंतुओं के शिकार को निषेध किया गया था, उनको बंद किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईसीएआर नई दिल्ली द्वारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब लागू किया गया था? बताओ भाई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया ही कब था? ये जरा बताओ। 2005 में आया था। तो 2005 में ही आईसीएआर के द्वारा भी ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता लो प्रोडक्टिविटी का कारण है। पहला देखो इसमें लो प्रोडक्टिविटी का कारण क्या है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगे रहना। तो देखो भारत में तो ऐसा होता ही है, क्योंकि भारत में अगर ध्यान से देखा जाए तो छोटे क्षेत्रों में बहुत सारे लोग इस कार्य में लगे रहते हैं। ठीक है ना? सौरभ सिंह, ए ऑप्शन। ठीक है, 3 का सी। इधर बताओ, हम लोग 7वें क्वेश्चन तक आ गए हैं। ठीक है ना? 7वें का क्या सही होगा? ठीक है, चलो 7वें का क्या सही होगा? दूसरा है उत्पादक की पिछड़ी तकनीक, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। ये भी है, हमारे यहाँ तकनीक में पिछड़े हुए हैं। जोत का छोटा आकार होना, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी ये सारे कारण है भारतीय कृषि के
निम्न उत्पादकता के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 ये रही। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब और कहां हुई थी? बताओ भैया, इसकी स्थापना ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये कहां पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 45 में रोम, 47 में जिनेवा, 52 में पूसा या 43 में नीदरलैंड। कहां हुआ था? तो ये हुआ है 1945 रोम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है? ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा, यहां पर कौन इसमें से कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों के अंदर आपका लोन एक तरीके से कहा जाए तो लोन कौन सी ज्यादा देती है? सहकारी बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, संयुक्त रूप से सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कौन ज्यादा देता है? भाई देखो, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं ना, वही सबसे ज्यादा लोन देते हैं। किसमें? कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में। यहाँ पर कभी ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि इनके द्वारा ज्यादा दिया जाना होना चाहिए, लेकिन जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं एक्चुअली में वही ज्यादा देते हैं। तो क्या ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10वां नंबर, 10 क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। हेलो रौनक, गुड इवनिंग। पर्यावरण के अनुकूलन उत्पादों पर क्या संकेत चिन्ह दिया जाता है? बताओ, जो पर्यावरण के लिए जो फेवरेबल होते हैं उनके लिए क्या चिन्ह दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो ISI लेबल, इको मार्क, एग मार्क, ट्रेड मार्क, कौन सा दिया जाता है इसमें? तो इसमें कौन सा दिया जाता है? इको मार्क दिया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 का क्या सही होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो साथियों जुड़िए आप लोग और अपने दूसरे साथियों को भी बोलिए कि आप वो जुड़े जल्दी से जल्दी यहां पर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक जो है इसके लेखक बताना है आपको, तो कौन है? पाल आर एहरलिच। कौन है? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, पाल आर एहरलिच है ये इसके। तो पॉपुलेशन बम क्या होता है भाई? पॉपुलेशन बम क्या होता है? जनसंख्या आप देख रहे हैं ना बहुत तेजी से अगर बढ़ जाए तो उसी को पॉपुलेशन बम करते हैं और इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्णपाती वन या डिसिडियस फॉरेस्ट कहां पाए जाते हैं? वृक्षी छाया क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, शीतोष्ण प्रदेशों में, टैगा प्रदेशों में। कहां पाए जाते हैं ये? तो ये शीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं। पर्णपाती या डिसिडियस फॉरेस्ट कैसे होते हैं? ये वो होते हैं जो किसी एक निश्चित समय में पत्तियों को गिरा देते हैं क्योंकि जल की उस समय कमी होती है। ठीक है, तो ये जो आपका शीतोष्ण प्रदेश या इसको टेम्परेट रीजन भी कहा जाता है। ठीक, तो देखो जहां भी आपके कर्क रेखा के ऊपर और आपका आर्कटिक सर्कल के नीचे ये का क्षेत्र ये कहा जाता है टेम्परेट, और नीचे साउथ में वहीं पे कैप्रिकॉर्न के नीचे वाला क्षेत्र और जो अंटार्कटिक जो सर्कल है उसके बीच वाला क्षेत्र ये होता है टेम्परेट रीजन। ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन। वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है उसे क्या कहते हैं? तो डोमिनेंट स्पीसीज, केस्टोन स्पीसीज, इंडेमिक स्पीसीज या कॉस्मोपॉलिटन स्पीसीज। अरे अलग अलग टर्म है, बताओ। प्रभावी प्रजाति, कीस्टोन, तो क्या होगा इसका सही? क्रांतिकारी प्रभाव पड़ता है किसका? ये कीस्टोन स्पीसीज का। देखो कीस्टोन स्पीसीज वो होता है जो किसी भी इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि एक सवाना है, सवाना के अंदर कीस्टोन स्पीसीज के रूप में किसको आप मान सकते हैं? तो वहां पर आप मान सकते हैं हाथी जो है। हाथी क्या करती है? वो उसको सवाना में जो पेड़ उगते हैं ना तो पेड़ों को तोड़ तोड़ कर खा जाती है। तो इसकी वजह से सवाना का जो ग्रासलैंड है वो फॉरेस्ट में नहीं बदल पाता। तो एक तरीके से कीस्टोन स्पीसीज है। ठीक है, ये क्या डोमिनेंट स्पीसीज जो होती है जो किसी इकोसिस्टम में डोमिनेंट होती है। इंडेमिक का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर क्षेत्र में ही पाई जाती हो, और कॉस्मोपॉलिटन का मतलब कि वो हर जगह पे पाई जाती है, ज्यादातर जगहों पर पाई जाती हो, तो कॉस्मोपॉलिटन आप कह सकते हैं उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन का उत्पादन कैसे होता है? बताओ। तो वायुमंडल में जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है उसको हाउस ऑफ ओजोन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ ओजोन कहा जाता है। तो आपको ये बताना है इसमें इसका आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन पर परावैगनी या ऑक्सीजन पर परावैगनी? तो सीधी सी बात है भाई, ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3, है ना। तो पहले क्या होता है ना, ये O2 होता है, O2 के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट अगर पड़ती है तो ये 2 O में टूट जाता है नेसेंट ऑक्सीजन में, और यहां पर एक और O2 पाया जाता है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जाकर इससे जुड़ जाता है और ये O3 बन जाता है। तो इस तरीके से ओजोन का निर्माण होता है। तो क्या होगा? ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट
विकिरण के कारण ये ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। ठीक साथियों, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है क्वेश्चन नंबर 15। कम दिख रहा है, ये दिखेगा अब। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको? चलो, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है ये आपको बताना है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ये है जैव सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है ना, बायो सेफ्टी इसको कहा जाता है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल किस पे बना था? बायो सेफ्टी के ऊपर बना था, याद रखना। नेक्स्ट है पेरेलियोमीटर, पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है? सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को, या पौधों के ताप को? तो आपको बताना है इसका किसे किया जाता है। तो सोलर रेडिएशन के लिए ये पायरोहेलियोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे मैच करना है आपको। ठीक है, यहां पे आपको मैच करता है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? सूची ए और सूची बी दिया हुआ है। बुक्सा, बिहार, दम्फा, मिजोरम, नामेरी, असम, नामदाफा, अरुणाचल प्रदेश। तो देखो ये भी सही है, ये भी सही है, दम्फा, मिजोरम ये भी सही है। पहला जो है यही गलत है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो दम्फा मिजोरम में है, नामेरी भी असम में, और नामदाफा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलो 18वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लो भाई, अध्ययन करके बताओ। चाय असम की मुख्य फसल है? हाँ है, चाय तो असम चाय के लिए तो फेमस है। ठीक है, कहवा तमिलनाडु का मुख्य फसल है? क्या ये सही है? कहवा का मतलब क्या? कॉफी। तो कहवा कहां पाया जाता है? कहवा पाया जाता है कर्नाटका, कर्नाटका में पाया जाता है, कर्नाटक। तंबाकू आंध्र प्रदेश के विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। ठीक है, और क्या है? जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, तो ये तो सही है। तो जूट जो है ये वेस्ट बंगाल में ज्यादा उगाया जाता है। जूट कहां उगाया जाता है? वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। तो कौन कौन सा सही है? 1 और 3। तो देखो 1 और 3 किसमें है? बी ऑप्शन, ये बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो जूट सबसे दो छत्तीसगढ़ किस लिए फेमस है? ये चावल के लिए फेमस है छत्तीसगढ़। ठीक, और ये तंबाकू आंध्र प्रदेश सही है। कॉफी जो है कर्नाटका फेमस है। सबसे ज्यादा कॉफी कहां होता है इंडिया में? कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य सपोर्ट प्राइस क्या है? ऑप्शन देखो, सरकार के द्वारा मूल्य में रियायत देना जो बाजार भाव हो, फ्लोर प्राइस जिसके नीचे यह बेचा न जा सके, वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार हो। बिल्कुल यही है। सपोर्ट प्राइस क्या होता है? सपोर्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो होता है कि अगर कोई नहीं खरीद रहा है किसान का फसल, तो सरकार इस प्राइस पे तो खरीदेगी ही खरीदेगी। ठीक है ना, इसी को सपोर्ट प्राइस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चंदन सिंह सी ऑप्शन बिल्कुल सही, गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी विकास है, बताओ भैया पारिस्थितिकी विकास क्या होता है? मानव जाति के हित में पर्यावरण की विवेकपूर्ण रूपांतरण प्रक्रिया, यही तो है। ठीक है ना, ये पर्याप्त दोहन कर दोगे तो पर्यावरण का विकास कहां होगा? गलत हो गया। आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण का दोहन कर दोगे तो कहां से पर्यावरण पारिस्थितिकी विकास होगा भाई? उपरोक्त सभी तो होगा नहीं। तो ए ऑप्शन ही बचा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी मानव जाति के हित में पर्यावरण की विवेकपूर्ण रूपांतरण प्रक्रिया, यही सही होगा। 21वां देख लो बेटा, 21वां क्या है? 21वां क्या कहता है? जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्या तात्पर्य है? इसको BOD कहा जाता है। ठीक है, देखो क्या होता है कि किसी भी तालाब के अंदर अगर वहां पे कार्बनिक अपशिष्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि प्रदूषण ज्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जल में क्या होता है ना, जो बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, ये क्या करते रहते हैं? ये उस जो कार्बनिक पदार्थ है उसको धीरे धीरे विघटित करते रहते हैं। तो जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उस पूरे विघटन के लिए, उसी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। जरा देखो क्या है इसके ऑप्शन, ऑप्शन पढ़ते हैं इसमें। ठीक, चंदन, हाँ ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो क्या कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करने में खर्च की गई ऑक्सीजन की मात्रा, पौधों के सड़ने में लगी ऑक्सीजन की मात्रा, विघटित अकार्बनिक पदार्थों, अकार्बनिक से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक, काट दो, इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? ए। ठीक है ना, पौधों के सड़ने नहीं, जो जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं सभी के सड़ने की बात यहां पर हो रही है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
अम्ल वर्षा एसिड रेन के प्रमुख लक्षण है, बताओ भैया। एसिड रेन के प्रमुख लक्षण है कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, तो ये इससे एसिड रेन नहीं होता। कार्बन, तो इसके बाद देखो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, भाई ये जल से कौन सा एसिड रेन होने वाला है? सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यही सही है, ठीक है ना। तो इसी की वजह से इसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, कौन सा? H2SO4, और इसकी वजह से क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड HNO3, ये बनता है, ठीक है ना। तो यही क्या करता है? ये अम्लीय वर्षा कराने का कारण है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन किधर गया? अरे थोड़ा सा जो है यहाँ पे कम दिखाई पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैनेज करो, मैं पढ़ के बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद जो भी आपको स्लाइड मिलेगी वहां पे अच्छे से दिखाई पड़ेगा। कौन सा धरातलीय जीवोम, टेरिटोरियल बायोम लिखा हुआ है यहाँ पे, वनस्पतिक विकास का जीव समुदाय के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उन्नत है? शंकुधारी सदाबहार वन, उष्ण सदा, यहां ये पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से बायोम है जो जीवन विकास के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो शंकुधारी सदाबहार वन, उष्ण सदाबहार कटिबंधीय वन, टैगा, शीतोष्ण पर्णपाती। तो देखो जीवन के लिए सबसे अच्छा इन्वायरमेंट किसमें पाया जाएगा? जहां पे खूब गर्मी हो और खूब बारिश होती हो। तो कहां पर गर्मी और बारिश दोनों है? जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है वहां पर। तो उष्ण सदाबहार कटिबंधीय जो वन होते हैं, यहाँ पे जीवन सबसे ज्यादा पाया जाएगा और यहाँ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कीट पक्षी इंसेक्टिवोरस प्लांट पौधा नहीं है? ये कीट बच्ची नहीं है, इंसेक्टिवोरस यानी कौन सा प्लांट कीट नहीं खाता है इसमें से? तो ड्रोसेरा तो खाता है, ये खाता है। डायोनिया ये भी खाता है, नेपेंथीज भी खाता है, कौन है? निकोमेंड्रा, एक ही यही तो बचा, तो यही सही हो जाएगा। यानी अगर आपको ये पता है कि कौन कौन से कीट बच्ची हैं, तो आप ये पता कर पाएंगे कि कौन सा नहीं। तो ये तीनों तो पता था, तो ये अपने आप हो जाएगा, कुछ भी रख दो यहाँ पे। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र, ट्री इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड होता है। लो भाई, पिरामिड क्या होता है? पिरामिड इस शेप का होता है ना, ये शेप होता है पिरामिड का, और इसमें आपसे कई सारे पिरामिड पूछा जाता है। एक चीज याद रखो कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, और अगर यही पिरामिड ऐसे बना दे उल्टा, तो ये उल्टा पिरामिड कहा जाता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अब यहाँ पूछा जा रहा है संख्या का पिरामिड। लाओ देखो, एक पेड़ कितना होता है? एक होता है, यानी नीचे एक हो गया। पेड़ के ऊपर कई सारी चिड़िया बैठी है, तो चिड़िया कई सारी हो गई ऐसे, और चिड़िया के ऊपर बहुत सारे परजीवी बैठे हुए हैं, तो ये हो गया, देखो इस तरीके से। यानी कि ये पिरामिड कैसा दिखाई पड़ रहा है? उल्टा दिखाई पड़ रहा है। तो यहां पर देखो, वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होगा? उल्टा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो समझ में आ रहा है? पिरामिड आप लोगों को पढ़ना हो तो मुझे बताना, मैं बहुत डिटेल में एक क्लास लूंगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी का। अगर पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? बताओ भाई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो जानते ही होगे, इसमें क्या करना है, ठीक है। 1972 में किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1972 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय गेंडा निम्न में से किसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरक्षित वन जंतु है? गिर में किसका संरक्षण है भाई? यहाँ पे तो शेर का, हटा दो। कार्बेट यहाँ पे टाइगर का, ये हटा दो। कजिरंगा है, सीधी सी बात है, इसमें सोचना क्या है। कजिरंगा इसीलिए फेमस ही है, वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए, यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए ही फेमस है। और कजिरंगा है कहां पे? आसाम में है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जीवों की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? बताओ भाई। भूमि अम्लीय होती है और अल्प खनिज पदार्थ भी है। शीतोष्ण वन, शंकुधारी वन, झाड़ी वन, उष्णकटिबंधीय वन। तो ये आपका शंकुधारी जो वन होते हैं ये वाले, यहाँ पे भूमि अम्लीय होती है और खनिज पदार्थ जो है यहाँ पे कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, किस गैस ने भोपाल गैस त्रासदी में हजारों जानें ले ली? बताओ भैया, ये तो बहुत आसान है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, देखो एक चीज क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए, आग लगने पर किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना जले भी हो जाती है, तो बिना जले जो मृत्यु होती है वो किसके कारण होती है? लोग बोलते हैं ना दम घुटने से मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो दम घटने से मृत्यु होती है किस गैस के कारण? ये कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होती है। लेकिन भोपाल गैस त्रासदी में किसकी वजह से हुआ था? ये MIC, ठीक है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड,
इसकी वजह से हुआ था ये भोपाल गैस त्रासदी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इटाई इटाई रोग का कारक है, इसका कारक कौन सा इटाई इटाई रोग का कारक है, बताओ भैया कौन सा होगा इसका ऑप्शन सही है? 30 का कैडमियम, क्रोमियम, कैल्शियम या पारा, कौन सा है? तो कैडमियम। इटाई इटाई किसकी वजह से होता है? कैडमियम की वजह से होता है, याद रख लो। भारत में सबसे पहले वन नीति कब अपनाई गई थी, बता दो भैया, ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले 1984 में भारत, 1984 नहीं भैया, ये तो बहुत बाद की बात हो गई, ये 1894 में हुआ था। हाँ, इधर यहां पे सबसे पहले भारत में वन नीति अपनाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे तो वन नीति भारत आजादी के बाद आया था, ठीक है। यहाँ पे जो वन नीति आया है ये अंग्रेजों के समय में आया था, तो 1894 हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वन स्थिति की रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? FSI करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है, ठीक है ना। ये WHO, WTO, इससे भारत का क्या लेना देना, यहाँ पे क्यों करेंगे ये लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय वन संरक्षण द्वारा 2019 में जारी की गई वन रिपोर्ट थी, कौन सी रिपोर्ट थी ये बताना है आपको, ठीक है। बताओ कौन सी रिपोर्ट थी ये? 33वां का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आप 16वां था, अभी 2021 में आया है, ये 17वीं थी, ठीक है। तो अगर 2021 वाला याद है तो 2019 वाला एक घटा लो तो 16वीं हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल, और अभी 2023 में भी आएगा। देखो ये जो आता है ना वन सर्वेक्षण, हर 2 साल में आता है, तो ये जो 2023 में आएगा ये कौन सा होगा? 18वें नंबर का होगा, और FSI के द्वारा ये लाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाले राज्य हैं, लो बताओ भैया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम, हरियाणा। तो कौन सा है? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश है, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, ये वन की दृष्टि से है, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ, ये आओ, ये अच्छा है। केंद्रीय मरुवन क्षेत्र अनुसंधान स्थित है, बताओ भाई, ये तो बता ही ले जाओगे, कहां पर है? ये जोधपुर में है। केंद्रीय मरुवन क्षेत्र अनुसंधान कहां पर है? जोधपुर में पाया जाता है। कहां जोधपुर है? राजस्थान में। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ भाई। कार्बन डाइऑक्साइड, पहला ऑप्शन देखो, यह ग्रीन हाउस गैस है, सही है, हाँ भैया ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, सीधी सी बात है। फिर प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रयोग होता है, ये भी सही है। यह शुष्क बर्फ बनाती है, यह भी सही है। क्या पूछा जा रहा है? सही नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। हम भी कह के 3 ऑप्शन कैसे सही हो जाएगा? सही नहीं है, तो एक ही चीज बचा, यह एक क्षारीय ऑक्साइड है, नहीं भैया, ठीक है ना, क्षारीय नहीं है। तो ये देखो शुष्क बर्फ तो इसी को बोलते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड को, ड्राई आइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन जलवायु परिवर्तन और भूमि रिपोर्ट प्रकाशित करता है? प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ, पर्यावरण अनुसंधान संस्था, या जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, या ग्रीन पीस, कौन सा करता है ये? तो यही है, सी ऑप्शन, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ये करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, पौधे की निम्नलिखित कौन सी क्रियाएं तापमान में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती, बताओ। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, बीजों का परिक्षेपण। तो तापमान से के परिवर्तन से कौन सा इसमें से प्रभावित नहीं होता, ये आपको बताना है, ठीक। तो सभी परिवर्तित होती है भाई, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण भी प्रभावित होता है, श्वसन भी प्रभावित होगा, वाष्पोत्सर्जन भी प्रभावित होगा, ये भी प्रभावित होगा। तो चारों ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है ना। तो किसी में चारों है, किसी में नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। कौन सी स्थिति जनसंख्या में संतुलन प्रदर्शित करती है, बताओ। जनसंख्या में संतुलन प्रदर्शित करने वाली कौन सी स्थिति है? जन्म दर कम हो, मृत्यु दर ज्यादा हो। तो भाई संतुलन तो तभी होगा जन्म और मृत्यु दोनों बराबर हो जाए, तो कौन सा सही हो जाएगा? जन्म और मृत्यु, बी ऑप्शन में दोनों सही है, तो जन्म और मृत्यु यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। भारत में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, लो बताओ। भारत में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो देखो भैया ये कब शुरू किया, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि आजादी के पहले कौन शुरू करेगा, ठीक है ना। ये 1952 में हुआ था, ठीक है ना।
तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। परिवार नियोजन, फैमिली जो प्लानिंग है वो 1952 से शुरू किया गया था। लाल आंकड़े की पुस्तक प्रसिद्ध है। लो, रेड डेटा बुक किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? ये जीवों का संरक्षण किया जाता है इसमें ना, और ये बताती है इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इस तरह की। देखो कौन है, संकटग्रस्त पौधों के लिए, विलुप्त पौधों एवं प्राणियों दोनों के लिए, संकटग्रस्त प्राणियों के लिए, सभी के लिए। यानी रेड डेटा बुक में ये सब है, संकटग्रस्त पौधे भी हैं, विलुप्त भी आते हैं, ठीक है ना, विलुप्त पौधे और प्राणियां, संकटग्रस्त प्राणियां वो भी आते हैं। उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रेड डेटा बुक में ये सारे आंकड़े यहाँ पे दिए जाते हैं। नेक्स्ट है मेसोथियोलियोन, मुख्यतः विषाक्तता से होता है। बताओ भाई, मेसोथियोलियोन एक बीमारी है, ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है आर्सेनिक की वजह से। देखो आर्सेनिक पॉल्यूशन होता है वाटर पॉल्यूशन में। तो एक चीज और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, गंगा नदी जब बहती है तो कौन से राज्य में सबसे ज्यादा आर्सेनिक का पॉल्यूशन इसमें पाया जाता है? तो आपका वेस्ट बंगाल में। तो जैसे जैसे आगे नदी बढ़ती जाती है, आर्सेनिक का पॉल्यूशन उसमें बढ़ता चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन और फिर उसके बाद उसका आंसर बताइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जल में नाइट्रेट की अधिकतम मात्रा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, बताओ। जल में नाइट्रेट की वो मात्रा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, ये आपका 45 mg पर लीटर है। ये याद कर लो, रट्टा मार लो। अगर इससे अधिक नाइट्रेट हो गया जल में तो वो हानिकारक हो जाएगा। एजेंट ऑरेंज है, बताओ भाई, एजेंट ऑरेंज इसमें से क्या है? तो खरपतवारनाशी वीडिसाइड, यही है। एजेंट ऑरेंज जो है ये क्या होता है? वीडिसाइड होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन। तो 45वां क्वेश्चन है परावैगनी, थोड़ा सा इसको छोटा कर लो, ये रहा। परावैगनी यानी अल्ट्रावायलेट क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला पिगमेंट कौन सा है? बताओ भाई। कैरोटीनाइड, जेंथोफिल या क्लोरोफिल या फाइकोसाइनिन, इसमें से कौन सा रक्षा करता है? बताओ। तो आपका ये फाइकोसाइनिन है ना, ये अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है इससे ये पिगमेंट होता है जो पौधों की रक्षा करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जीवों के अनुवांशिक दुष्प्रवाह किस प्रदूषण से होता है? लो भाई, अनुवांशिक दुष्प्रभाव का मतलब ये हो गया कि उनमें जेनेटिक म्यूटेशन किसकी वजह से होता है? वायु में तो सभी जीते हैं भाई, मृदा में भी सब जीते हैं, जल में भी। ये परमाणु जो है ना, यहाँ की अगर जो होता है तो इसकी वजह से ही, अगर एटॉमिक जो रिएक्टर्स होते हैं या एटॉमिक विस्फोट होता है तो उसमें जो बहुत सारे रेडिएशन निकलते हैं, उन रेडिएशन की वजह से दुष्प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है। तो ये 46 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वेरी गुड अमन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन ने काफी सही आंसर बताए। अब आगे देखते हैं इसमें। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस नियमों के द्वारा नियंत्रित होता है? उष्मागति का द्वितीय नियम, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, तो यही है भाई, है ना। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी क्या होता है? प्रवाहित होता है एक जगह से दूसरे जगह पे, और चीजों में चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो ये बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संतुलित आहार में क्या पाया जाता है? तो एक संतुलित जो आहार है ना, उसमें 1/4 प्रोटीन होना चाहिए, 1/5 वसा होना चाहिए और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फिर प्रोटीन होना चाहिए और फिर वसा होना चाहिए। तो एक संतुलित जो आहार है इसमें याद रख लेना, 1/4 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है, कौन सा पदार्थ होता है? बताओ। क्यूटीन, पेक्टीन, टाइलोसिस या लिग्निन, क्या होता है? ये क्यूटीन होता है, याद रखो। तो जो त्वचा के ऊपर एक मोटी परत पाई जाती है जो पत्तियों के ऊपर, कौन सा होता है वो? ये होता है आपका क्यूटीन होता है, ठीक है। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? भूकंप से, ग्रीन हाउस से, नाभिकीय दुर्घटना से? चेरनोबिल किससे संबंधित है बेटा, बताओ। ये है आपका नाभिकीय दुर्घटना। चेरनोबिल कहां पर है? हाँ, उस समय ये यूएसएसआर हुआ करता था, और उस समय आप जानते हैं ना कि परमाणु के दौड़ में यूएसए और ये यूएसएसआर दोनों लगे हुए थे, तो वहीं पर ये चेरनोबिल दुर्घटना घटी थी। भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है, इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र है।
जहां कोयले की खानें हो, जो तटीय क्षेत्र के निकट हो, जहां भूपर पट्टी में तप्त स्थलों के ऊपर है। यही है भाई, जहां पे जो वॉल्केनो जो होता है ना, वो बिल्कुल एक जो पट्टी होती है किसी भी रॉक की, उसके जस्ट नीचे अगर पाया जाता है तो क्या करता है, उसको गर्म करता है ना, उस पट्टी को, और उसकी वजह से उसके नीचे वाटर होता है वो भी गर्म होता है। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं ये भूतापीय ऊर्जा के लिए एक वैकल्पिक स्रोत है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है, इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए। बताओ, ये तो इसी तरीके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसमें क्या शामिल होना चाहिए। शाकाहारियों का बचाव, वनों के लिए सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम, उपभोक्ताओं का बचाव, उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं का, मांसाहारियों का बचाव, नहीं यही होगा, वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों का बचाव। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 में क्या होगा, बी। 53 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है सरसों की नई संकर प्रजाति GM3 कम अवधि की उपज 30 कुंटल पर हेक्टेयर किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। बताओ, तो ये जो है किसके द्वारा विकसित की गई है आपको बताना है, ठीक है साथियों। तो 53 का सी है, ये सरदार कृषि नगर कृषि विश्वविद्यालय दंतेवाड़ा गुजरात। तो 53 का सी हो जाएगा, याद रख लो। GM3 ज्यादा दूर चले गए, इतना दूर नहीं जाना था। हाँ, आ जाओ इधर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं भाई, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार क्षेत्र बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, मृदा संरक्षण के लिए। हाँ भाई ये सही है। अपरदन को रोकने के लिए, ये भी सही है। जल की कमी के कारण, नहीं ये गलत है। तो बी और ए, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और बी ये दोनों है। सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, बताओ कितने, 24। डी ऑप्शन करेक्ट है, 24 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। देखो मैं यहाँ बोर्ड से हट जा रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन पूरे ढंग से पढ़ सके इसको, ठीक है ना, क्योंकि पीडीएफ फॉर्म में इसलिए आपको पढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। ठीक है साथियों, चलो देखो, सब लोग बता रहे हैं आंसर सही सही बता रहे हैं। चलो देखो, भारत में शुरू की गई स्वाभाविक योजना किससे संबंधित है, स्वाभाविक नहीं स्वाभिमान योजना है, ठीक है। तो देखो कौन से किससे, ग्रामीण खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण वृद्धजनों की देखभाल, ग्रामीण बैंक से, ग्रामीण महिला अधिकारों के लिए, किसके लिए है। तो स्वाभिमान योजना किसके संबंधित है आपको बताना है। चलो बताओ किससे संबंधित है। यह ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है, याद रखिए। अब काफी इसमें अगर स्त्री लगा दिया जाए आगे ना, स्त्री, तो ये महिलाओं से संबंधित हो जाएगा, लेकिन केवल स्वाभिमान योजना है तो ये ग्रामीण बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, चिकने मृदा कणों की सतह होती है, चिकने जो मृदा कण होते हैं इनकी सतह होती है निगेटिवली चार्ज। ए ऑप्शन सही होगा। 57 में क्या सही होगा, ए निगेटिव चार्ज होता है, याद रख लो, काम हो जाएगा। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व आवश्यक होता है, बताओ, कॉपर, मैग्नीज, सल्फर या मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया था भाई, मैग्नीशियम तो होता है ना, आपने पढ़ा होगा ना फॉर्मूला कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंस होता है सनलाइट, सनलाइट के साथ क्या होता है, मैग्नीशियम, क्या बन जाता है इसकी वजह से, C6H12O6, ये क्या होता है, ग्लूकोज, और प्लस ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाती है। यही तो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और ये कहां पर होता है, क्लोरोफिल में होता है। तो क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊंचे पर्वतों पर पाए जाने वाले चीड़, देवदार और फर जैसे पेड़ पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं भाई, ये चीड़, देवदार, फर, ये सारे पेड़ कहां पाए जाते हैं। ये कोणधारी सदाहरित वन है, मध्य अक्षांशी सदाहरित, उष्ण कटिबंधीय सदा, भूमध्य सागरीय वन है, कहां पर है ये सब, ये कोणधारी सदाहरित वन होते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 59 का क्या हो जाएगा, ए। 60 देखो, वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरक्षेप आर्द्रता कहते हैं, सही है। किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा एवं जल ग्रहण की क्षमता
क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, ये भी सही है। तो 60 का क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, ए और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण किसके अंतर्गत स्थापित की गई, लो बताओ। ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 में की गई। तब आपको ये बताओ अभी तक कितने योजनाएं हो गई, 12। 2012 से लेके 2017 तक थी, ये 12वीं थी, यानी कि इसके पहले वाले में होगी तो कौन सी योजना हो जाएगी, 11वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, सीधी सीधी है। तो अगर कुछ चीजें आप जानते हैं ईयर उसका, तो पंचवर्षीय योजना को ऐसे काउंट करके भी निकाल सकते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। राष्ट्रीय अधिकरण की स्थापना कब हुई, देखो वही क्वेश्चन आ गया फिर। तो ये 2010 में हुआ था, तो अक्टूबर 2010 सीधा सीधा आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषुवतीय प्रदेश का प्रमुख व्यवसाय है, सिट्रस फलों का उगाना, धान्य उगाना, उष्णकटिबंधीय फसलों को उगाना, दूध उत्पादन। तो क्या होगा भाई, देखो विषुवतीय प्रदेश होते हैं ना, विषुवतीय प्रदेश कौन से होते हैं, जहां पे वर्षा ज्यादा होती है और साथ में वहां पे गर्मी भी ज्यादा होती है, और ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय फसलों का उगाना ही हो जाएगा। देखो बेस्ट ऑप्शन यही है, हालांकि धान भी लगाया जाता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है तो क्या होगा, सी ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करना है, करो। पृथ्वी का 1/3 भाग जल से घिरा हुआ है, क्या सही है? 1/3 भाग कितना होता है, 66.67, यही तो होता है। तो इतना जल है या 71% है, 71% है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये तो सही है ना, ये याद रख लो, आपको दिवस भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 64 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है, बताओ। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है, IUCN, WHO, WTO और FAO। बताओ भाई, ये तो बहुत आसान है, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, IUCN के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रकाश प्रिय पौधा होता है, लो प्रकाश जिसको बहुत प्यारा है, तो एक सुनो ना, सूरजमुखी नाम ही है इसका, कि जिधर सूरज उधर मुख करके खड़ा हो जाएगा कि आओ प्रकाश दो हमें। तो भाई प्रकाश प्रिय कौन है, सूरजमुखी, डी ऑप्शन। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही हो सकता है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, पौधे किस प्रकार के जल का अवशोषण करते हैं, बताइए किस प्रकार का, बताओ बैठे हुए ठीक है देखो बता रहे नाली का पानी, ऐसा नहीं है भाई। देखो कोशिकीय जल, गुरुत्वीय जल या क्रिस्टलीय जल या आर्द्रता जल। गुरुत्वीय जल कहां प्राप्त कर लेगा, ठीक है ना। आर्द्रता जल भी, आर्द्रता तो कहां पर होता है, वायु में, ये भी नहीं। क्रिस्टलीय जल का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये जो केशिका जल होता है, कैपिलरी वाटर जो होता है, यही प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। भोजन करना है तो सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा किसमें होगी, एक ही जैसे जीवों में होती है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एक पेड़ पे कोई फल लगा हुआ है, तो 2 बंदर है तो उनमें ज्यादा प्रतिस्पर्धा होगी, ठीक है ना। तो विभिन्न आवास की निकट संबंध की जातियों में एक स्थान की निकट यही होगा ज्यादातर। नेक्स्ट पढ़ भी लेते हैं, एक स्थान पर उगी दूर, दूर से कोई मतलब नहीं, विभिन्न स्थानों पर दूर, दूर से मतलब नहीं। निकट संबंधित जो जातियां होती है ना, वो एक जैसा फूड ग्रहण करना चाहती हैं, तो इस वजह से ज्यादा कंपटीशन होता है, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि देखो एक जगह पर केला रखा हुआ और खूब फूल पत्तियां रखी हुई हैं, और 3-4 लोग हैं, मनुष्य हैं, तो सभी लोग केला खाना चाहेंगे, पत्तियों को नहीं। लेकिन वहीं पर आप हैं और एक बकरी है जो दूर दूर के हैं, तो आप केला खा जाओगे, बकरी पत्ती खा जाएगी, दोनों का काम चल जाएगा। तो एक स्थान पर जो निकट संबंधित जातियां होती हैं, उनमें ज्यादा कंपटीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बायोटिक फैक्टर क्या होता है भाई, याद बायोटिक दो होता है ना, अबायोटिक और बायोटिक, जैविक और अजैविक, यानी जो जिंदा होते हैं, तो सभी जीव जो दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है, यही तो है बायोटिक। मृदा तो मृत्यु है, मतलब उसमें जीवन नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 69 का। 70 देखो, 2 या 2 से अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है। एक जीव क्या है, पॉजिटिव,
और किंतु हानि किसी को भी नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो पॉजिटिव और जीरो ये कैसा पाया जाता है, किसमें, कॉमन सेलिज्म में पाया जाता है। कॉमन सेलिज्म कहां पर है, ये रहा, सहभोजिता। देखो ये जो रिलेशन होता है ये सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि दोनों जीव प्लस प्लस में हो, दोनों फायदे में हो, तो सिम्बायोसिस कहते हैं, है ना। यानी जैसे आपको एग्जांपल दे दूं, भैंस और कौवा, ठीक, भैंस मस्त घूमती रहती है और कौवा उसके पीठ पे बैठ के उसके पैरासाइट जो होते हैं उनको खा जाता है, तो कौवे का पेट भर गया और भैंस को उस पैरासाइट से छुटकारा मिल गई, तो गई भैंस पानी में, चलो ठीक है। तो सहजीवन यानी कि सिम्बायोसिस प्लस प्लस। सहभोजिता क्या होता है, एक प्लस होगा और दूसरा जीरो हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल ले लो, इसका एग्जांपल है आपका शार्क। शार्क क्या करती है, शिकार करती है और उसके पीछे पीछे छोटी छोटी मछलियां घूमती रहती है। तो शार्क शिकार करती है तो जो खा जाती है, कुछ बच जाता है तो छोटी मछलियां खा जाती हैं उसको, तो शार्क को तो कोई फर्क नहीं पड़ता यानी जीरो, लेकिन छोटी मछलियों को फायदा हो गया तो प्लस। तो ये भी एक एग्जांपल है यहाँ पे, बात समझ में आई। इस तरीके से एक और है, भैंस का एग्जांपल ले लो, ठीक, फिर से भैंस और चिड़िया के बीच में, भैंस अपना मस्त होकर घास में घूम रही है, उसे खुर की वजह से, खुर जानते हो, उसके पैर में नीचे खुर होता है, तो उसकी वजह से घास जो क्या होती है, उखड़ जाती है, और उस घास के उखड़ने से उसमें जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो बाहर आ जाते हैं, और चिड़िया उसको देखती रहती है ऊपर से और उन कीड़े मकोड़ों को खा जाती है। तो भैंस तो मस्त मगन मन मस्त मगन करके घूमती रहती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चिड़िया को भोजन प्राप्त हो गया, तो भैंस जीरो, चिड़िया पॉजिटिव। ये भी कैसा रिलेशन हो गया, कॉमन सेलिज्म का। और प्रोटो कोऑपरेशन और ये म्यूचुअलिज्म छोड़ो, चलो ये सब चलो बाद में देखेंगे। आगे देखो, म्यूचुअलिज्म में भी दोनों को फायदा होता है। मृदा के बिना जल है, मृदा के बिना जल माध्यम से पौधों की वृद्धि एवं विकास की पद्धति कहलाती है। तो देखो जल जहां पर आ जाए तो जल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाइड्रो, तो यहां देखो इसमें हाइड्रो, तो हाइड्रोपोनिक्स कहा जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोपोनिक्स यानी कि जल में ही पौधों को उगाया जाता है बिना मिट्टी के, इसमें सारे पोषक तत्व दिए जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो वेरी गुड, सबने बता रहा है, 70 का भी सही बताया। अब हम 72 क्वेश्चन देखते हैं। सस्य गहनता कितना प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है, बताओ भाई। गहन कृषि की दिया जाएगा अगर सस्य घन ज्यादा हो जाए, तो बताओ क्या इसका सही होगा, 200 से अगर अधिक है तो इसको गहन खेती माना जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सत्य है। स्वजल धारा योजना के लिए, देखो स्वजल धारा योजना केंद्र सरकार चलाती है और साथ में सहयोग किसका लेती है, वो जो आपके पंचायती राज है उसका, तो क्या केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के लोग जो होते हैं इसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 73 का सी। चलो नेक्स्ट पेज की तरफ आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट पेज आ जाओ भाई, आगे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, ठीक, देख लेते हैं, तो दिखाई नहीं पड़ रहा है क्वेश्चन। चलो देखते हैं, निम्नलिखित संरक्षण परियोजनाओं को उसे सही काल में सजाना है। बाघ प्रोजेक्ट, है ना, हाथी प्रोजेक्ट और मगरमच्छ प्रोजेक्ट, सजाओ भाई। बाघ प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था भाई, 73, ये हाथी प्रोजेक्ट 92 और ये मगरमच्छ ये 1976। तो अगर देखा जाए तो क्रम क्या होगा, 1, 3 और 2 कहां है, ये रहा डी ऑप्शन, तो क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व में अवस्थित है, तो मानस, तो यहां पर देखो पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, मानस ये तो नहीं है, दचिगम है, कौन सा है इसमें बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो ये पीन वैली जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका शीत मरुस्थल जैवमंडल में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपनाया गया था, तो बताओ भैया, एजेंडा 21, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, जैव विविधता पर सम्मेलन, तो कौन सा सही हो जाएगा, ये सारे सही हैं, ठीक है ना। तो आपका 76 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एजेंडा 21 भी लिया गया था, ये फॉरेस्ट प्रिंसिपल भी और जैव विविधता पर सम्मेलन भी, तो सारे सही है। 77 देखो, निम्न पहाड़ियों वाला बेलीकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है।
बेली कोंडा, कोंडा जो शब्द है ना, ये ज्यादातर आंध्र प्रदेश में यूज होता है, और आंध्र प्रदेश किधर है आपका, पूर्वी घाट की तरफ है, तो ये ज्यादातर कहां पर है, पूर्वी घाट। बी, याद रखो, कभी कभी रीजनल लैंग्वेज आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो उससे आपको जो है सहायता मिलती है, आप सही कर ले जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, देखो अभी बताया था ना कब, 1972 के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करो। यह अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण कानूनी रेखा तैयार करता है। इस अधिनियम ने नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता ये भी होती है, तो दोनों सही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी लगा लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। प्रोजेक्ट एलिफेंट अभी आया, सही है। प्रोजेक्ट टाइगर ये भी सही है। वन संरक्षण अधिनियम ये भी सही है, तो तीनों सही है, तो उपर्युक्त सभी सारे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्रोजेक्ट टाइगर 73 और वन्य जीव संरक्षण 1972 सब सही। सब पढ़े सब बढ़े सब सही। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के परिणाम स्वरूप बना, तो कौन सा बना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना था, ठीक है ना, 1986। कब, 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये बना है 86 में, ये भोपाल गैस त्रासदी के बाद बना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्या है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भूमि परीक्षण के लिए जीएसएम फसलों की अनुमति दी है। इनमें से, ठीक है ना, जो जीएम फसल होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो चावल है, मक्का है, गेहूं है, कपास है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा बताओ। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी कि इसने चावल, गेहूं, मक्का और कपास इनके सबके लिए अनुमति दी है, याद कर लो। वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होता है, बताओ कब होता है, जुलाई में होता है भैया, उत्तर प्रदेश में जुलाई के महीने में ये वन महोत्सव, क्योंकि देखो जुलाई में बारिश होती है और इस समय अगर पौधे लगा दिया जाए तो ज्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो जुलाई में मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन महोत्सव के जनक निम्न में से कौन है। वन जनक इसके है के.एम. मुंशी है, याद रखो, सी ऑप्शन, वन महोत्सव के जन्म के.एम. मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रदूषित वातावरण में सबसे अधिक प्रदूषक पाए जाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, ये क्या ले है, प्रदूषित वातावरण में सबसे अधिक प्रदूषक पाए जाते हैं। देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से किस स्तर पे प्रदूषित वातावरण में सबसे ज्यादा प्रदूषक रहते हैं, यानी कि उनके शरीर में सबसे ज्यादा प्रदूषक होंगे। तो प्राथमिक उपभोक्ता नहीं, द्वितीयक नहीं, तृतीयक उपभोक्ता, हाँ यही होगा, ठीक है ना। कारण यह है कि देखो पहले स्तर में कुछ प्रदूषण होगा तो द्वितीयक उसको खाएगा तो उसमें प्रदूषण की मात्रा ज्यादा होगी, अब तृतीयक द्वितीयक को खाएगा तो उसके में प्रदूषण की मात्रा और ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं इनमें सबसे ज्यादा प्रदूषण पाया जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलो 85 देखते हैं, एजुकेट इंडिया ने काफी एजुकेशन हासिल कर लिया है, ठीक है ना, चलो गुड। अमन सिंह भी काफी अच्छा सही बता रहे हैं, और मुझे लग रहा है पीछे चल रहे हैं, कभी कभी 81वें क्वेश्चन पे ही चल रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा प्रदूषण भारहीन अपशिष्ट है। भाई किसमें इसमें भार नहीं पाया जाता, भाई इसमें तो पाया जाएगा, वाहित मल में भी है, कीटनाशक में भी है, ध्वनि में क्या कोई भार है, नहीं, ध्वनि में भार नहीं है, लेकिन प्रदूषण तो है, ध्वनि प्रदूषण सुना होगा आपने, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, 85 का डी। कभी कभी केवल दिमाग लगाओ तो क्वेश्चन निकल आते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो, वाटागुर बसका, जिसे नॉर्दर्न रिवर टेरापिन के रूप में भी जाना जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है। ये एक क्या है, एक टर्टल है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, यह सुंदर वन में संरक्षित भारत में सर्वाधिक संकटापन्न कछुए की प्रजातियों में से है। इसे आयुष्मान की रेड डाटा लिस्ट में अंतर्गत संकटग्रस्त नहीं है, ये क्रिटिकली, संकटग्रस्त का मतलब क्या होता है, ये इंडेंजर्ड, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना। तो ये ऑप्शन गलत है, ये कूट गलत है, ये सही है, सुंदरवन में संरक्षित है ये, तो कौन सा सही है, केवल एक, केवल एक कहां है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अति संकटग्रस्त है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लो भाई, ये आ गया सोशल फॉरेस्ट्री।
फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपनी जमीनों पर केवल गैर वाणिज्यिक उद्देश्य से वृक्षारोपण करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, वो वाणिज्यिक और नॉर्मल दोनों के लिए करते हैं। सामुदायिक वानिकी भूमिहीन लोगों तक उन लोगों को पहुंचाती है जो केवल भूस्वामियों को ही प्राप्त होता है। ये सही है, तो इसका क्या हो जाएगा, केवल 2, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 87 क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है, लो बता दो अब। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, मानस, बांधवगढ़, गिर। तो यहाँ पे आरक्षित वन पूछा गया है, देखो अंतर है, आपको नेशनल पार्क नहीं पूछा गया, क्या पूछा, आरक्षित वन पूछा है। तो ये कौन सा है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आरक्षित वन था सबसे पहला भारत का। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य ये बता दो। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। सबसे कम वन कहां पर है, हरियाणा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए। 89 का क्या होगा, सी। हरियाणा लिंगानुपात में भी कम और वन क्षेत्र में भी कम। चलो नेक्स्ट आ जाओ, काफी नजदीक पहुंच गए, सवाल खत्म ही हो जाएंगे थोड़ी देर में। ये वन दरोगा का कार्य बताओ, चलो। वन दरोगा क्या काम करता है, जंगल में गश्त करता है, वृक्षों को काटने पर रोक लगाता है, यही तो सही है। वन संरक्षण का कार्य, ये भी सही है। जानवरों का शिकार बचाता है, वो भी सही है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। केजुएरीना मुख्यतः तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सही है, केजुएरीना यही पाए जाते हैं। क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। साल आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। देवदार शंकुधारी वृक्षों की प्रजाति है, सही है। 16 वन मुख्यतः हिमालय, नहीं भाई, 16 कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है कहां पर, नीलगिरीज। कहां पर है ये, साउथ में है। तो कौन सा नहीं सही है, तो डी नहीं सही है ये सारे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलो 92 देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाहित होने का क्रम है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे पहले प्रकाश किसमें कन्वर्ट होता है, रासायनिक ऊर्जा में, और फिर रासायनिक ऊर्जा तापमान में। तो कौन सा आंसर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो 93 देखो, निम्नलिखित युग्म में से कौन से सुमेलित है, करते हैं युग्म सुमेलित करने का प्रयास करो। चलो देखिए कौन सा युग्म सम्मिलित है, हपशा, शीशम, महोगनी, कौन कौन से के ये है, कूट आपको बताना है, ठीक है ना। चलो बताओ कौन सा कूट सही है। तो शीशम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सही है, महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सही है, और ये भी सही है, तीनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है, किससे, बृहद परियोजनाओं से, लघु परियोजनाओं से, मध्यम परियोजनाओं से, लघु एवं बृहद परियोजनाओं से, किससे होगा बताओ। 94 का डी यही होगा, क्योंकि लघु एवं बृहद परियोजनाओं दोनों से लगभग इतना प्रतिशत जो है भारत का सिंचाई होता है, और बाकी जो है रेन फेड एरिया माने जाते हैं, जहां पे वर्षा से होता है। चलो देखो, ICAR वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, एम्फीसॉल या वर्टिसॉल, कौन सी पाई जाती है भाई, सब पाई जाती है, ठीक है ना। इंडिया में सारी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस 100 ही क्वेश्चन है आज, तो 5 और बच गए। ग्रीन हाउस प्रभाव में निम्न गैसों के प्रत्यक्ष योगदान का बढ़ता हुआ सही क्रम है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का बढ़ता हुआ क्रम बताना है, ठीक। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है भाई, सबसे ज्यादा वाष्प की वजह से होता है, याद रखो। फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो सबसे ज्यादा जलवाष्प किधर है, सबसे ज्यादा जलवाष्प यहां दिखाई पड़ रहा है, यहां भी दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड किधर है, ये रहा, ये दिखाई पड़ रहा है, यहाँ मीथेन आ गया। कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। बात समझ में आई, बढ़ता हुआ क्रम है ना, तो सबसे ज्यादा किसका होता है, जलवाष्प का होता है। कई लोग समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्चुअल में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव कौन देता है, जलवाष्प। देखो जब कभी भी बादल मंडराते हैं तो और क्या होता है, भौरे गुनगुनाते हैं, नहीं, जब बादल मंडराते हैं तो गर्मी बढ़ जाती है भाई, ठीक है। आप सुनते हैं ना कि आज गर्मी बढ़ गई है, तो गर्मी बढ़ने का कारण क्या है, तो लोग बताते हैं कि हो सकता है कि थोड़ी देर में बारिश हो जाए, ठीक। और वो जो बादल आता है वो होता क्या, जलवाष्प ही तो है, और उसकी वजह से गर्मी बढ़ती, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न कथनों पर विचार करो।
कार्बन क्रेडिट की अवधारणा सीधे सीधे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है, सही है। विश्व पृथ्वी सम्मेलन, जिसे रियो डी जेनेरो सम्मेलन कहा जाता है, में यूएनएफसीसी नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, सही। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, दोनों सही है। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया? लो बताओ, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर किसमें किया गया था? ये किया गया था आपका 11वीं, 9वीं, 10वीं, उपरयुक्त सभी। किसमें किया गया था? ये आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में ये किया गया था, ठीक है ना। याद करो, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना। ग्लोबल 500 पुरस्कार संबंधित है, किससे संबंधित है ग्लोबल 500 पुरस्कार? ये संबंधित है पर्यावरण के क्षेत्र से, याद रखो ग्लोबल 500। और सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, सूची को मैच करना है, चलो मैच करो। बेसल कन्वेंशन किससे है संबंधित? रोटरडैम किससे है? स्टॉकहोम किससे है? मिनेमाता। इसमें कुछ तो पता होगा। डी का 2, जरा देखो डी का 2 कहां कहां पर है, यहां और यहां, ये दोनों को काट दो, ठीक है, काट दिया। अब ये 2 ऑप्शन बचते हैं। अब बेसल जो होता है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। बेसल जो है ये आपका संबंधित है खतरनाक कूड़ा करकट से। मुझे तो पता है, आपको पता है? नहीं पता है तो रोटरडैम देख लो फिर। रोटरडैम किससे संबंधित है? ये कीटनाशक से संबंधित है। स्टॉकहोम किससे संबंधित है? ये जैविक प्रदूषक से संबंधित है। तो ए का 3 किधर दिया हुआ है? ए का 3 यहां दिया हुआ है, यहां भी दिया हुआ है, ठीक, ये दोनों सही हो रहा है। बी का देखो, बी का 4, बी का 4 यहां दिया, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको सही कर पाएंगे, ठीक। तो एक बार फिर से देख लो, बेसल कन्वेंशन किससे है? खतरनाक कूड़ा करकट से है। रोटरडैम किससे है? कीटनाशक से है। स्टॉकहोम किससे है? जैविक से है। और मिनेमाटा किससे है? मरकरी या पारा से है। तो ये आपका सही हो गया। तो हमने आज कुल 100 क्वेश्चन कर लिए, ठीक साथियों। पीसीएस का ये तीसरा टेस्ट था, जिसमें 150 नहीं बल्कि 100 ही थे, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित थे और ऐसे ही क्वेश्चन पर्यावरण में पूछे जाएंगे। तो आप लोग तैयार रहिए, नेक्स्ट कल फिर से एक बार टेस्ट नंबर 4 लेकर मैं आपके साथ रहूंगा। अपनी नॉलेज को आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपका नॉलेज सही है या किस क्षेत्र में और आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है साथियों। आज का क्लास हम यही रखते हैं। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही, फिर से आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। लो जी, हो गया 58 मिनट का बना, चलो ये भी अच्छा है।